So can you hear me, all of you? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, is Yes, it ma'am. possible for me Yes, to ma'am. see your Yes, lovely ma'am. faces? Is it possible for me to see your lovely faces, all of you? Did lights turn off? Is it possible? Yes? Richa ma'am, should I begin my presentation? Yes, yes, yes. Okay. Is my screen visible? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Can you see that? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. वंडरफुल नाउ जो आज का सेशन है वो फैमिली के ऊपर है अब मुझे अगर आपसे पूछना हो कि हम परिवार को कैसे परिभाषित करेंगे फैमिली को कैसे डिफाइन करेंगे तो कोई मुझे एक डेफिनेशन दे सकता है कि कैसे फैमिली को डिफाइन करेंगे एनीवन हम सभी किसी ना किसी परिवार का हिस्सा हैं हाँ या ना जी यस मैम। यस मैम। हो तो Yes, सही ma'am. अच्छा और Yes, yes, ma'am. वेरी गुड अच्छा परिवार में कौन कौन होता है यूजुअली मम्मी पापा भाई दादी दादा। ओके वंडरफुल तो चाचा, पर चाची, ताऊ, ताई जी। वेरी गुड एक्सटेंडेड फैमिली जॉइंट फैमिली वेरी गुड देखो परिवार का जो कॉन्सेप्ट है हम पैदा ही होते हैं एक परिवार में राइट बट इसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए जब हम इसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो हम थोड़े रुक जाते हैं अटक जाते हैं क्यों अटक जाते हैं क्योंकि अभी तक तो हमने उसको डिफाइन करने के कॉन्सेप्ट समझा ही नहीं है हम तो पैदा हुए और मान के चल रहे हैं कि हम इस परिवार का हिस्सा हैं पर परिवार क्या है अवधारणा को जब हम परिभाषित करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना जब हम सोशियोलॉजिकली बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे सोशियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने फैमिली के कॉन्सेप्ट को डिफाइन करने की कोशिश करी कोई एक नहीं बहुत सारे हैं अब इसमें से वन ऑफ द फ्यू फेमस डेफिनेशंस इसमें ये कहते हैं निम्कोफ की डेफिनेशन है और ये कहते हैं इट इज अ मोर और लेस ड्यूरेबल एसोसिएशन ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ with or without children है ना और a man or woman alone with children तो इन्होंने कैसे परिभाषित किया है निम्कोफ ने कि परिवार एक ऐसा एसोसिएशन है जिसमें जिसकी शुरुआत एक पति और पत्नी के साथ हो सकती है वो पति और पत्नी बच्चों सहित भी हो सकते हैं बच्चों के बिना भी हो सकते हैं और यदि एक आदमी अपने बच्चों के साथ है तो वो भी परिवार बनाता है और एक महिला अगर अपने बच्चों के साथ रहती है तो वो भी परिवार बनाती है तो ये क्या है एक ड्यूरेबल रिलेशनशिप है ड्यूरेबल का मतलब क्या होता है स्थायी है ना आप ऐसे नहीं कह सकते कि परिवार जो तुरंत टूट जाता है नहीं ऐसा नहीं है इट इज अ ड्यूरेबल एसोसिएशन अब ये हो सकता है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में ड्यूरेबल एसोसिएशन हो पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच में एसोसिएशन हो या एक आज सिंगल पेरेंट्स जिनकी हम बात करते हैं एक मैन एक आदमी अपने बच्चों के साथ या एक महिला अपने बच्चों के साथ तो ये सारे कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एक फैमिली जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट जो आपने कहा चाचा चाची ताऊ ताई ये कॉन्सेप्ट इंडियन सोसाइटी को यूनिक है जॉइंट फैमिलीज हमें बाकी सोसाइटीज में देखने को नहीं मिलती ये हमारा अपना यूनिक फीचर है ठीक है तो हम जब फैमिली की बात करते हैं जनरलाइज कर देते हैं फैमिली को तो हम इस डेफिनेशन के बेसिस पे डिफाइन करते हैं कि भाई यहाँ पे रिलेशनशिप्स जो है वो हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप से उनकी शुरुआत होती है बच्चों सहित या बच्चों के बिना भी वो परिवार की स्थापना करते हैं आया कॉन्सेप्ट समझ में सबको यस और नो यस मैम। Yes, बोलते yes, रहोगे yes. ब्रिलियंट क्या होगा बोलते रहोगे तो मेरे को भी लगेगा कि जगे हुए हो सब सोए नहीं हो है ना राइट ओके अब जो डेफिनेशन हमने निम्कोफ की ली थी उसके बेसिस पे अगर हम फैमिली को कैरेक्टराइज करने की कोशिश करेंगे उसकी विशेषताएं लेने की कोशिश करेंगे तो इसकी ये 4-5 विशेषताएं निकल के आती हैं जैसा कि मैंने कहा मेटिंग रिलेशनशिप के मतलब क्या हुआ कि ये इसकी स्थापना किसके आधार पे हो रही है
विवाहिक संबंधों के आधार पे हो रही है ना। एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, इन दोनों के बीच में मीटिंग रिलेशनशिप है, और इनका जो संतानें होंगी वो सभी मिलके क्या बनाएंगी, एक परिवार बनाएंगी। तो ओरिजिनेशन जो फैमिली का होता है, परिवार की शुरुआत कहाँ से हो रही है, विवाह से हो रही है। एक हस्बैंड वाइफ यूजुअली के बीच में मैरिटल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होगा, और मैरिटल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होते ही परिवार की शुरुआत जो है वो हो जाएगी। अच्छा, सेकंड फीचर क्या कह रहा है, वो ये कह रहे हैं कि इनके बीच में क्लियरली डिफाइंड रिलेशनशिप्स हैं। क्लियरली डिफाइंड रिलेशनशिप्स मतलब किनके बीच में, किन सदस्यों के बीच में रक्त संबंध है और किनके बीच में मीटिंग रिलेशनशिप्स हैं, ये दोनों क्लियरली डिफाइंड होते हैं। ठीक है ना। मम्मी और पापा के बीच में कैसे संबंध होंगे, ब्लड या मीटिंग, मीटिंग। राइट। और फादर और चाइल्ड, बच्चों के बीच में ब्लड रिलेशन। तो हम ये मान रहे हैं क्लियरली डिफाइंड रिलेशनशिप्स हैं, जिनके बीच में रक्त संबंध है उनके बीच में रक्त संबंध ही रहेंगे, और जिनके बीच में मीटिंग रिलेशनशिप्स हैं उनके बीच में मीटिंग रिलेशनशिप्स ही रहेंगे। मम्मी पापा के बीच में ब्लड रिलेशंस नहीं हो सकते ना, राइट। तो No. हम ये कह रहे हैं कि इनका क्लियरली डिफाइंड जो है। इज एनीवन आस्किंग एनीथिंग? कोई कुछ पूछ रहा है, किसी को कुछ पूछना है? ओके, शुड आई कंटिन्यू? ओके, तो ये जो क्लियरली डिफाइंड होते हैं रिलेशनशिप, इधर ब्लड रिलेशनशिप्स होंगे या फिर मेटिंग रिलेशनशिप्स होंगे। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, अ सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर शब्द पहले सुना है किसी ने? किसी ने यस सुना है? क्या होता यस है मैम। नॉमेनक्लेचर? Yes, कौन ma'am. बताएगा? किसी भी चीज को नाम देना। हाँ, और अगर हम परिवार के कॉन्टेक्स्ट में कहें तो नॉमेनक्लेचर क्या होगा? क्या किसी होगा? रिश्ते को नाम देना। नहीं, परिवार का नाम देना। आप कोई भी सरनेम लगाते हो, जैसे मैं शर्मा लगाती हूँ, तो मेरे शर्मा क्या है, मेरा उपनाम है, मेरे परिवार का नाम है, राइट। तो जो हमारे सरनेम्स का सिस्टम है वो आपका परिवार का नाम देने का तरीका है, परिवार का नाम देने का तरीका है। और ये हमें एट द टाइम ऑफ बर्थ ही मिल जाता है। मतलब जैसे ही आप एक परिवार के में पैदा हुए, उसका हिस्सा बने, तो आपको उस परिवार का उपनाम मिल जाता है। मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है? जैसे अंजलि यस मैम है, मैम। अंजलि मैम को क्या सरनेम मिला हुआ? अंजलि नाम पेरेंट्स ने दिया, जालू क्या है उनका सरनेम है। तो नॉमेनक्लेचर का सिस्टम जो है वो हमेशा परिवार में एग्जिस्ट करता है। जो पेरेंट्स का नेम होता है वो ऑटोमेटिकली उनके चिल्ड्रन पे ट्रांसफर हो जाता है, और वो कब मिलता है? एट द टाइम ऑफ बर्थ, पैदा होते ही मिलता है। तो जो नाम देने की प्रक्रिया है या उपनाम देने की प्रक्रिया है वो भी परिवारों में चलती है। ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है कि अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिपेंडेंट मेंबर्स। अब डिपेंडेंट मेंबर्स से मेरा मतलब क्या हुआ? द हेड ऑफ द फैमिली। नो, डिपेंडेंट वर्ड से क्या मतलब होता है? डिपेंडेंट मतलब होता है किसी पे निर्भर होना, है ना। तो अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिपेंडेंट मेंबर्स। डिपेंडेंट लाइक मेंबर्स मतलब चिल्ड्रन। जो आप पर आश्रित है, हाँ, या तो चिल्ड्रन या फिर बुजुर्ग, है ना। भाई आपके घर में अगर दादा दादी आप ही के साथ रहते हैं, तो दादा दादी अपने बेसिक नेसेसिटीज जो है वो फुलफिल करने में सक्षम नहीं रह पाते एक टाइम के बाद, है ना, क्योंकि उनकी रिस्ट्रिक्शंस हैं, फिजिकल रिस्ट्रिक्शंस हैं, है ना। तो उस उनकी देखभाल करने की जिम्मेदारी किसकी है? आपके फादर की। और जो छोटे बच्चे हैं जो अपनी इकोनॉमिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर सकते, बेसिक नीड्स नहीं फुलफिल कर सकते, उसकी जिम्मेदारी भी कौन लेता है? परिवार लेता है ना। तो जो डिपेंडेंट मेंबर्स हैं, जो आश्रित होते हैं परिवार पे, उनकी जिम्मेदारी जो है वो परिवार के सदस्यों की ऑटोमेटिकली आ जाती है। ठीक है ना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिपेंडेंट मेंबर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ फैमिली। ऐसा नहीं है कि परिवार जो है वो अपने डिपेंडेंट मेंबर्स को छोड़ दे।
वो आइडियल फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता। ठीक है, ओके। Yes, ma'am. फिर आता है कॉमन Yes, ma'am. हैबिटेशन। ठीक है ना, कॉमन हैबिटेशन का मतलब क्या है, एक छत के नीचे निवास करने वाले, है ना। परिवार ज्यादातर, हम यहाँ पे आइडियल कंडीशंस की बात कर रहे हैं, तो परिवार ज्यादातर जो है वो एक छत के नीचे पाया जाता है, और एक सेंस ऑफ इमोशनल सिक्योरिटी और बिलोंगिंगनेस देता है कि आप इस परिवार का सदस्य हैं, हिस्सा हैं, और आपको वो प्यार, सपोर्ट और सारा अफेक्शन जो है वो मिलेगा, क्योंकि यू आर अ पार्ट ऑफ द फैमिली, है ना। तो ये सारी चीजें फैमिली जो है वो आपको प्रोवाइड करती है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए फैमिली के, राइट। अब हम बात करें टाइप्स ऑफ फैमिली। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? परिवार के बहुत सारे प्रकारों की बात करेंगे हम। पहले कैरेक्टरिस्टिक्स तक समझ में आ गया सबको? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. वेरी गुड, ब्रिलियंट। किसी को कुछ पूछना है? नहीं? ओके, लेट मी मूव ऑन फर्दर। टाइप्स ऑफ फैमिली की बात करेंगे हम। बहुत अलग अलग परिवार हमें देखने को मिलते हैं, अलग अलग प्रकारों के, और उनका बेसिस अलग अलग होता है। मतलब किस आधार पे हम परिवारों को एक परिवार से दूसरे परिवार से भिन्न करेंगे, वो अलग अलग हो सकता है। जैसे ओरिजिन या उत्पत्ति के आधार पर हम फैमिली को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये देख रहे हो, ओरिजिन, है ना। ओरिजिन शब्द का मतलब क्या हुआ? उत्पत्ति। उत्पत्ति के आधार पर हम दो प्रकार के परिवार देखते हैं। एक होता है फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, और दूसरा होता है फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन क्या होता है? जिस परिवार में आप पैदा होते हैं वो आपकी फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन बन होती है। ठीक है। और जो परिवार आप विवाह करने के बाद स्थापित करेंगे वो आपकी फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन कहलाती है। आई फर्क समझ में दोनों को? एक तो एक परिवार में आप रक्त संबंधों के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर आप उसके सदस्य होते हैं। फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन में आप मेटिंग रिलेशनशिप्स के आधार पर उस परिवार की स्थापना करते हैं। ठीक है ना। तो आगे चल चल के जब आपका फ्यूचर में विवाह होगा, और विवाह करने के बाद जो आपके संतानें वगैरह होंगी और आप उस परिवार की स्थापना करेंगे, तो वो आपकी फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन बन जाएगी। अभी तक आप जिस परिवार का हिस्सा है वो आपकी फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन है। आई बात समझ में सबको? ओके। नाउ वी कम टू लिनिएज। लिनिएज मतलब क्या होता है? ये शब्द सुना है किसी ने? लिनिएज सुना है किसी ने? कहाँ गए सारे? No, ma'am. नहीं? No, ma'am. अच्छा, आपने वंश का नाम सुना है या वंशानुक्रम शब्द का नाम सुना है? Yes, ma'am. क्या होता है वंश? हम कहते हैं ना हम वंशज हैं। वंशज या वंशानुक्रम क्या होता है? मैम ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी वेरी चलता आ गुड, रहा हो। यस यस। जब हम Generation. यस जनरेशंस, एब्सोल्युटली। नाउ जनरेशंस किस आधार पे काउंट होती हैं, उसके आधार पे भी परिवारों की स्थापना आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो। जैसे कि अगर आप एक परिवार अपनी उत्पत्ति अपने मेल मेंबर्स के आधार पे देखता है, तो उनको कहेंगे पेट्रीलिनियल फैमिलीज। हिंदी में इसको कहेंगे पितृवंश परिवार। मतलब आप अपनी उत्पत्ति कहाँ से देख रहे हो? फ्रॉम योर फादर साइड, मतलब फादर, उनके फादर, उनके फादर, उनके फादर। तो आपकी लिनेज कहाँ से चल रही है? फादर की तरफ से चल रही है, तो उसको हम कहेंगे पेट्रीलिनियल फैमिली, है ना, पितृवंशीय परिवार। और अगर आप अपनी लिनेज मम्मी की तरफ से ढूंढते हो, मम्मी से नानी, उनकी मदर, उनकी मदर, उनकी मदर, तो वो फैमिलीज कहलाती है मेट्रीलिनियल फैमिली, मातृवंशीय परिवार। आई फर्क समझ में सबको? जब हम अपना वंश पिता की तरफ से जो देखते हैं तो हम पेट्रीलिनियल या पितृवंशीय परिवार हो जाते हैं, और अगर मदर की तरफ से देखते हैं तो मेट्रीलिनियल हो जाते हैं, मातृवंशीय परिवार हो जाते हैं। आया डिस्टिंग्विश समझ में सबको?
फर्क समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी, या हम जिसे कहते हैं सत्ता, परिवार में किसके आदेश अनुसार हम चलते हैं उसको अथॉरिटी कहते हैं। तो सत्ता के आधार पे हम दो प्रकार के परिवार देखते हैं, पितृ सत्तात्मक और मातृ सत्तात्मक, पेट्रियार्कल फैमिलीज और मैट्रियार्कल फैमिलीज, है ना। अगर मैं कहूँ इंडिया में, तो इंडिया में ज्यादातर किस तरह की फैमिलीज हैं, पेट्रियार्कल हैं या मैट्रियार्कल हैं? Patriarchal. राइट, Patriarchal. पेट्रियार्की हमारे यहाँ जो है सबसे ज्यादा देखी जाती है। पर साउथ इंडिया में या कुछ ट्राइब्स हैं इंडिया में जो अपनी लिनेज भी मदर की तरफ से देखते हैं, और अथॉरिटी भी उनके यहाँ मेट्रियार्कल मतलब मदर की तरफ से चली देखी जाती है। तो उन परिवार में हम कॉन्सेप्ट देखते हैं विजिटिंग हस्बैंड्स का। विजिटिंग हस्बैंड्स मतलब शादी हो गई, लड़की मम्मी के घर ही रहेगी और हस्बैंड जो है आके उसको विजिट करेंगे। कल हम ये मैरिज वाले जब कॉन्सेप्ट करेंगे तो मैं आपको इसका और डिटेल में समझाऊंगी। पर वहाँ हम विजिटिंग हस्बैंड्स का कॉन्सेप्ट देखते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि शादी हो गई, लड़की मम्मी के साथ ही रह रही है, जो संतानें होंगी उसकी जिम्मेदारी भी मम्मी का परिवार ही लेता है। बट हस्बैंड्स कम एंड दे स्टे फॉर सम टाइम एंड दे गो बैक। तो वो आते रहते हैं और जाते रहते हैं, विजिटिंग हस्बैंड्स होते हैं वो लोग। तो ये कॉन्सेप्ट जो है हमें साउथ इंडिया में देखने को मिलता है। ठीक है, सत्ता के आधार पे पितृ सत्तात्मक और मातृ सत्तात्मक परिवार। आया कॉन्सेप्ट समझ में? Yes, ma'am. Yes, अब ma'am. हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज, आकार के आधार पर। आकार, अब हम यहाँ जो कंसेप्ट दे रहे हैं, तो आकार से हमारा मतलब है कि उसमें सदस्य कितने हैं। तो आकार के आधार पर हम मेजरली दो तरीके की फैमिलीज देखते हैं, एक तो न्यूक्लियर फैमिलीज और एक जॉइंट फैमिलीज, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। एकल परिवार कौन से होंगे? जहाँ माता पिता अपनी अविवाहित संतानों के साथ रहते हैं, जिनकी शादी नहीं हुई। तो माता पिता और उनकी अविवाहित संतानें एक छत के नीचे रहती हैं, तो उनको न्यूक्लियर फैमिलीज कहा जाता है। जॉइंट कहाँ होती हैं? जॉइंट फैमिलीज वो होती हैं जहाँ दो या दो से अधिक पीढ़ियां एक छत के नीचे रहती हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियर और जॉइंट फैमिलीज में मेजर फर्क क्या है? जनरेशंस लिविंग टुगेदर अंडर वन रूफ, मतलब कितनी पीढ़ियां एक छत के नीचे रह रही हैं, उसके आधार पर हम न्यूक्लियर और जॉइंट फैमिलीज को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। आई बात समझ में सबको? इनके अलावा एक और तरीके की फैमिली होती है, वो आती है एक्सटेंडेड फैमिली। एक्सटेंडेड फैमिली का मतलब क्या होता है? जो आपको एट द टाइम ऑफ जॉयज एंड सोरोज, दुख के समय पे या किसी खुशी के समय पे आपके साथ इकट्ठी होती हैं, एकत्रित होती हैं, उनको हम अपनी एक्सटेंडेड फैमिलीज कहते हैं। ओके, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस, शादी के बाद कहाँ रहेगा वो नवविवाहित जोड़ा, इसके आधार पे भी परिवारों को हम बांटते हैं, और दो आधारों पे बांटते हैं, पेट्री लोकल या मेट्री लोकल। पेट्री लोकल मतलब शादी हुई और दूल्हा दुल्हन जो है वो पति के परिवार के साथ जाके रहते हैं, तो उनको कहते हैं पेट्री लोकल फैमिली। ठीक है, और अगर शादी हुई है और दुल्हन के परिवार के साथ जाके वो नवविवाहित जोड़ा रहता है, तो उनको कहेंगे मेट्री लोकल, पितृस्थानीय और मातृस्थानीय। तो अगर आप शादी करके अपने हस्बैंड की फैमिली के साथ जाके रह रहे हैं, तो आप पेट्री लोकल फैमिली शुरुआत कर रहे हैं। मेट्री लोकल मतलब मम्मी की तरफ जाके रह रहे हैं। अब इसमें एक नया आइडियोलॉजी आने लग गई है, जिसमें हम देखते हैं न्यू लोकल फैमिली, नव स्थानीय, मतलब विवाहित जोड़ा जो है ना वो पिता के साथ रहता है, ना वो माता के साथ रहता है, ना दूल्हे के परिवार के साथ, ना दुल्हन के परिवार के साथ। वो अपने एक नए स्थान पर जाके अपने परिवार की स्थापना करते हैं, तो उनको कहते हैं न्यू लोकल फैमिली या नव स्थानीय परिवार। ओके, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज, विवाह किस प्रकार का हुआ है उसके आधार पे भी दो प्रकार की फैमिलीज हम देखते हैं, मोनोगैमस फैमिलीज और पॉलीगैमस फैमिलीज। मोनो मतलब एकल विवाह और पॉली मतलब बहुविवाह। मतलब एकल विवाह क्या हुआ? एक पति
एक पत्नी, इन दोनों के बीच में वैवाहिक संबंध हुए और इन्होंने एक परिवार की स्थापना करी, तो ये क्या होंगी? मोनोगैमस फैमिलीज होंगी। ओके। पर कई बार क्या होता है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्पाउसेस हम देखते हैं, मतलब एक से अधिक पति या एक से अधिक पत्नी, ऐसी विवाहिक संबंध हैं अगर, और उनके आधार पर परिवार की स्थापना होगी तो उसको बहु विवाह परिवार कहा जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? सारे 6 टाइप समझ में आ गए? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड। नाउ अब जो हम बात कर रहे थे वो कर रहे थे ट्रेडिशनल इंडियन जॉइंट फैमिली की। ट्रेडिशनल इंडियन जॉइंट फैमिली की बात मैं अलग से क्यों करना चाहती हूँ? क्योंकि ये एक यूनिक फीचर है हमारी सोसाइटी का। हम और किसी समाज में इस तरीके के जो ट्रेडिशनल सेटअप है, इस तरीके के परिवारों का साइज, इस तरीके की परिवारों की संरचना देखते नहीं है। तो हम इसको ट्रेडिशनल इंडियन जॉइंट फैमिली का नाम देते हैं। और इस पे सबसे ज्यादा काम जो है वो एक इंडियन सोशियोलॉजिस्ट ने किया है, उनका नाम है श्रीमती इरावती कर्वे। ठीक है। और इन्होंने 5 बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स दिए कि इंडियन जॉइंट फैमिली के, कि आप यदि ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स कोई भी परिवार फुलफिल करता है तो उसको हम ट्रेडिशनल जॉइंट फैमिली का नाम देंगे। मैं ज्यादा ज्यादा जल्दी जल्दी तो नहीं बोल रही, समझ में आ रहा है सबको कॉन्सेप्ट? Yes, ma'am. Yes, Perfect. ma'am. Yes, ma'am. गुड, परफेक्ट। तो हम ये देखते हैं कि इरावती कर्वे ने 5 कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं जॉइंट फैमिली के। अब देखो सबसे पहले क्या कह रही है, विच जनरली लिव अंडर वन रूफ, मतलब एक छत के नीचे निवास करने वाले। पहली कंडीशन क्या हुई कि आप सब एक ही छत के नीचे, समान छत के नीचे रहते हैं, मतलब एक ही जगह रहने वाला परिवार है। हु ईट फूड कुक्ड ऑन वन हर्थ, मतलब क्या हुआ? समान रसोई घर या समान किचन, कॉमन किचन जिसे हम कहते हैं, मतलब एक ही किचन है और उसी में सबके लिए खाना पकाया जाएगा। हु होल्ड कॉमन प्रॉपर्टी, मतलब क्या हुआ? समान संपत्ति, है ना? मतलब एक ही घर में रहते हो, एक ही जमीन है जिसके ऊपर कृषि कर रहे हैं, एक ही बिजनेस है, फॉर दैट मैटर कुछ भी हो सकता है, कॉमन प्रॉपर्टी है। हु पार्टिसिपेट इन कॉमन वर्शिप, मतलब क्या है? समान पूजा स्थल या समान पूजा प्लेस ऑफ वर्शिप जिसे हम कहेंगे, या तो कॉमन मंदिर हो आपका या कहीं एक जगह जाके आप पूजा करते हो, तो वो कॉमन होना चाहिए। एंड आर रिलेटेड टू ईच अदर इन सम काइंड ऑफ किंडर्ड। नाउ किंडर्ड शब्द का मतलब क्या होता है? किनशिप से रिलेटेड है, कि मतलब जो छत, एक समान छत के नीचे रह रहे हैं वो सभी सदस्य एक दूसरे से किसी न किसी आधार पर, या तो रक्त के आधार पर या मेटिंग रिलेशनशिप्स के आधार पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो आप भी अगर ये पांचों कंडीशंस आपकी फैमिली फुलफिल करती है तो हम उस फैमिली को एक ट्रेडिशनल इंडियन जॉइंट फैमिली का नाम देंगे। ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक ही छत के नीचे रह रहे हो और अलग अलग किचन हो, तो उसको अब हम, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है ना, कॉन्स्टेंटली सोसाइटी चेंज होती है और उसके हिसाब से इन सब की डेफिनेशंस भी चेंज होती है। तो अब कई बार क्या होता है कि कॉमन एक छत के नीचे रह रहे हैं परंतु सबकी रसोइयाँ अलग अलग हैं, तो हम उसको भी एक ट्रेडिशनल इंडियन जॉइंट फैमिली का नाम दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि फैमिली जो है वो इवॉल्व नहीं हुई है। सोसाइटी में जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज होते हैं, वो कांस्टेंट कभी नहीं रहते। तो ट्रेडिशनल इंडियन जॉइंट फैमिली भी जो है वो अब चेंज में आई है, ऑब्वियसली उसमें भी चेंज आया है। और वो ज्यादातर अब एक्सटेंडेड फैमिलीज का रूप उन्होंने ले लिया है, कि अगर कुछ खुशी का मौका होगा, कुछ गम का मौका होगा, तो हम एक साथ एक इकट्ठे हो जाएंगे, अन्यथा हम एक न्यूक्लियर फैमिली के रूप में फंक्शन करते हैं। तो ये जो है ये इवॉल्विंग सिचुएशन है और ये एग्जिस्ट करती है किसी भी ट्रेडिशनल जॉइंट फैमिली में। आई बात समझ में सबको? यस। नाउ अब जब हम बात करते हैं कि जैसे मैंने कहा कि इवॉल्व हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो हमने देखा है कि जो हमारा ट्रेडिशनल सेटअप था फैमिली का वो भी चेंज हो रहा है ना? ऐसा नहीं है कि वो कांस्टेंट है, वो भी इवॉल्व हो रहा है, चेंज हो रहा है। सबसे बड़ा जो चेंज आया है वो आया है इन द नीड ऑफ रिलेशनशिप।
मतलब अब ऐसा नहीं है। अब आपने नाम सुना होगा कि परिवार पहले, अगर हम एवोल्यूशन देखें परिवार को, तो पहले सबसे पहले हमारे पास ट्रेडिशनल इंडियन जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे लोग नगरों की तरफ आने लग गए, तो उनकी जगह एक स्थान किसने ले लिया, अब ले लिया न्यूक्लियर फैमिलीज ने। फिर धीरे धीरे अब हम देखते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप्स जो हैं वो उनको मान्यता प्राप्त हो गई। तो अगर आप सुने और समझें तो आप ये देख रहे हैं कि जो ये फैमिली का नेचर है, उसका स्वरूप जो है उसमें परिवर्तन आ रहा है। तो अब हम है ना लिव इन रिलेशनशिप्स को भी कोर्ट ने जो है वो मान्यता दे दी कि ये भी एक तरीके की परिवार है, और अगर इनसे कोई भी संतान उत्पत्ति होगी तो उसको हम एक लेजिटिमेट चाइल्ड का नाम देंगे, मतलब वो अपने पेरेंट्स का नाम रख सकता है और लीगली उसको सारे राइट्स मिलेंगे। तो हम देख रहे हैं कि जो नीड्स थी, बेसिक नीड्स थी फॉर एस्टेब्लिशिंग अ फैमिली, फॉर गेटिंग मैरिड, वो भी चेंज हो गई हैं। तो आप आए, एक लिव इन रिलेशनशिप में रहें, अगर आपको कंपैटिबिलिटी बैठती है तो आप शादी करें, नहीं बैठती है तो आप अपने अपने रास्ते भी जा सकते हैं, एंड देन यू कैन स्टार्ट ओवर। तो इस तरीके का ट्रेंड जो है वो फैमिली में हमें देखने को मिला है। ओके, नाउ चेंज इन रिप्रोडक्शन फंक्शन, मतलब अब हम फैमिली की शुरुआत टू हैव चिल्ड्रन नहीं करते। ऐसा नहीं है कि अगर हमें किसी बच्चे की, आप में लगता है कि वी शुड बी अ पेरेंट, तो हमें शादी कर लेनी चाहिए एंड देन स्टार्ट ओवर फैमिली। यू कैन ऑलवेज अडॉप्ट, you can always go for surrogacy, somebody else will bear your child and then you'll get the child and then you can take over। तो ये चीजें जो हैं, इसलिए फैमिली के बेसिक ट्रेंड्स में चेंज आया है। चेंज इन सस्टेनेंस फंक्शन, नाउ सस्टेनेंस से मेरा मतलब क्या है कि हम परिवार पे क्यों निर्भर होते हैं, अपनी नीड्स के लिए, अपनी आवश्यकताओं के लिए हम परिवार पर निर्भर होते हैं। कई बार इकोनॉमिकली डिपेंडेंट होते हैं, कई बार हमारे बच्चों की देखभाल कौन करेगा। तो ऐसी सिचुएशंस में हम देखते हैं कि बहुत सारे सेकेंडरी इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने उनको टेक ओवर कर लिया है। जैसे अब पेरेंट्स दोनों वर्किंग है तो बच्चे को कौन रखे, तो वो क्या करते हैं, क्रैच में बच्चे को छोड़ देते हैं। तो ये क्या है, ये सेकेंडरी इंस्टीट्यूशंस हैं विच आर रिप्लेसिंग फैमिलीज, जिन्होंने परिवार को एक तरीके से रिप्लेस कर दिया कि अगर आपके बच्चों का देखभाल करने वाला कोई नहीं है तो हम आपके बच्चों की दिन भर देखभाल करेंगे, यू कैन गो ऑफ टू वर्क। तो ये चेंज जो है वो भी आया है परिवार में। सोशलाइजेशन का फंक्शन जो है चेंज होता है। कई बार क्या होता था, बेसिक कल्चर, रिचुअल्स, कहानियों के माध्यम से दादा दादी बच्चों को सिखा देते थे, तो उनकी सीख, जिसे हम कह रहे हैं ना मॉरल वैल्यूज, वैल्यू एजुकेशन, ये सब जो है वो बच्चे ऑटोमेटिकली परिवार में रह के सीख जाते थे। अब ये चीजें कहाँ से सीखी हूँ, अगर दादा दादी साथ नहीं रह रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में हम देखते हैं स्कूल और इससे इंस्टीट्यूशंस हैं, लर्निंग क्लासेस, कोचिंग क्लासेस एंड एवरीथिंग। तो ये सब चीजें जो है वो अगेन फैमिली को रिप्लेस करती हैं, पर ये लोग जो है वो फैमिली के फंक्शन में नहीं आते हैं, ये लोग सेकेंडरी इंस्टीट्यूशंस हैं जो अपने फैमिली के फंक्शंस को फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह एजुकेशनल फंक्शंस, रिलीजियस फंक्शंस, ये सारे फंक्शंस जो है फैमिली को टेक ओवर कर लिए हैं। और अब फैमिली की जगह इसमें कौन काम करता है, ज्यादातर सेकेंडरी इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं। एजुकेशन का काम स्कूल्स करेंगे, हॉबी रिक्रिएशनल क्लासेस जो हैं वो रिक्रिएशन के लिए इंश्योर करेंगे कि बच्चे को क्या सीखना है, क्या पढ़ना है, उसको हम सीखेंगे, और उसके लिए भी हमारे पास सेकेंडरी इंस्टीट्यूशंस हैं। तो ये सारे फंक्शंस जो अभी तक फैमिली, परिवार जो है वो करता था फुलफिल, वो अब धीरे धीरे बाकी इंस्टीट्यूशंस ने उनको टेक ओवर कर लिया है। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू, समझ में आया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, शुड आई मूव ऑन फर्दर? ओके, नाउ फैमिली के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट आता है, वो आता है पेरेंटहुड का। पेरेंटहुड से मतलब क्या है कि स्टेट ऑफ बीइंग अ पेरेंट एज सून एज यू मैरिड, है ना। और मैरिज के बाद आप अगर अपने परिवार की स्थापना करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो यू आर बाउंड टू बिकम अ पेरेंट। और पेरेंट्स क्या करते हैं, वो जो चाइल्ड बेयरिंग का कॉन्सेप्ट है कि इसमें न केवल आप बायोलॉजिकल नीड्स उस बच्चे के ध्यान रखेंगे, बल्कि सोशल कल्चरल एस्पेक्ट्स भी उसके फुलफिल करेंगे, उसकी जितनी भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, नीड्स हैं, उनका ध्यान रखेंगे।
तो वो क्या कहलाता है, वो पेरेंटहुड कहलाता है ना। तो ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ बीइंग अ पेरेंट आर कवर्ड अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ पेरेंटहुड। ठीक है। नाउ पेरेंटिंग स्टाइल, हर एक पेरेंट का तरीका अलग अलग हो सकता है कि भाई मैं बहुत स्ट्रिक्ट पेरेंट हूँ कि मैं आपसे ऐसे कहूंगी और आपको ऐसे फॉलो करना है, या मैं कुछ भी नहीं कहूंगी, आप जैसे मर्जी आए वैसे कर सकते हैं। पेरेंटिंग स्टाइल्स डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल, ये बहुत ही इंडिविजुअलिस्टिक होते हैं अपने अप्रोच में, हर एक पेरेंट अलग होता है। ऐसे भी होते हैं जैसे कई बच्चे कहेंगे कि मुझे फादर से बहुत डर लगता है, उनसे मैं कुछ भी बात नहीं करती, मैं अपनी मदर से सब कुछ शेयर कर पाती हूँ क्योंकि शी इज वेरी फ्रेंडली। तो ये बहुत इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच होती है। कई बार बच्चे फादर से ज्यादा फ्रेंडली होते हैं और मदर से इतना कंफर्टेबल नहीं होते। तो बहुत डिपेंड करता है कि एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी, उसका व्यक्तित्व कैसा है, और उस आधार पर वो किस तरीके का पेरेंट निकल के आ रहा है। तो हम देखते हैं मेजरली 3 तरीके की पेरेंटिंग स्टाइल्स होते हैं। जैसे एक होता है गिविंग ऑर्डर्स, अब मैंने तुमको ये कह दिया हो, अभी तुम ये कर लो, हुक्म की तामील हो, इस तरीके का जो है पेरेंटिंग स्टाइल हम देखते हैं। जैसे आपके पेरेंट्स में से भी आप देखते होंगे, एक बहुत स्ट्रिक्ट है, एक लीनियंट है थोड़े। तो आपको लगता है मैं इनको अप्रोच कर लूं, मेरी बात सुन ली जाएगी, मान ली जाएगी, पर दूसरों को अप्रोच करूंगी तो हो सकता है वो तो स्ट्रेट अवे मना कर दे, है ना। होता है कि नहीं होता है आप लोगों के साथ? होता है मैम। होता है। तो आप किसको ज्यादा लीनियंट मानते हैं, फादर को या मदर को? फादर को। फादर को। ओके। और मदर। बाकी? मदर को। मदर ठीक। को। हाँ। मदर को। सी सी मदर नाउ को। आई एम मैम फादर। सी नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू, है ना। कई लोग फादर को कह रहे हैं, कई लोग मदर को कह रहे हैं। तो मैंने पहले कहा कि पेरेंटिंग स्टाइल पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके, और ये बहुत ही इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच होती है ना। तो कई तो पेरेंट्स होते हैं वो बिल्कुल सीधे तानाशाह की तरह ऑर्डर देंगे, ये मुझे चाहिए, आप करके दीजिए, नो ऑप्शंस गिवन। तो ये होते हैं। एक ये होते हैं कि जो तुम्हारी इच्छा हो वो कर लो, है ना। कुछ पेरेंट्स होते हैं जो कहिए दोनों तरीके का पैटर्न फॉलो करते हैं, कि वो चॉइसेस देते हैं कि चाहो तो ये कर लो, नहीं तो वो कर लो। तो इन तीनों ही प्रकार के स्टाइल्स हमको अपनी यूजुअली फैमिलीज में देखने को मिल जाते हैं। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू, राइट? यस मैम। नाउ यस मैम। यस गैलेंसिटी मैम। नाम के। Yes, ma'am. परफेक्ट। कुछ पूछना है मुझसे? यू वांट टू आस्क एनीथिंग? शुड आई कंटिन्यू? ओके। मैम। हाँ पूछो। मैम जैसे जैसे दो जने रह रहे हैं घर में, तो हम्म। उनको मतलब कौन सी फैमिली का नाम दिया जाएगा? वो जने जैसे मतलब? जैसे फादर की डेथ हो गई है और हम्म। ब्रदर या मदर रह रही हो, हम्म। ऐसे। तो उनको भी फैमिली कहा जाएगा बेटा। जैसे मैंने सिंगल पेरेंट्स कहा था कि फादर विद चिल्ड्रन और मदर विद चिल्ड्रन, उनको भी फैमिली की कैटेगरी में ही डाला जाएगा। ऐसे नहीं है कि उनको अलग तरीके का नाम दिया जाएगा, नो, दे आर फैमिली, बट अ न्यूक्लियर फैमिली, एकल परिवार है वो, है ना। ओके मैम। आई बात समझ में? यस मैम। ग्रेट। और किसी को कुछ पूछना है, मैं कंटिन्यू करूं? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ पूछो। मैम एज यू सेड कि लिव इन रिलेशनशिप में जो लोग रह रहे होते हैं, अगर उनका चाइल्ड हो जाता है तो हम्म। उनको भी सेम राइट्स मिलते हैं जो हम्म। लिविंग में नहीं रहते हम्म। हैं। हम्म। तो ऐसा जरूरी होता है कि लिव इन में जो रहते हैं दो लोग, उनको हम्म। मैरिज करना जरूरी होता है? नहीं बेटा, चाइल्ड। देखो मैंने यही तुमको कहा कि जो मैरिज और फैमिली का फंक्शन है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व हुआ है। ठीक है ना। विवाह पहले परिवार की स्थापना कैसे होती थी? विवाह के आधार पे। और विवाह किस लिए कर रहे हैं? कि आप एक मेल और फीमेल के बीच में जो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होगा उसको सोशली सैंक्शन दे रहे हैं, मतलब कि ये दोनों पति पत्नी के रूप में अब रहेंगे। ठीक है। बट अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब सोसाइटी इवॉल्व करती है, चेंज करती है, तो हम देखते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप्स को भी आपको मान्यता देनी पड़ती है, पड़ गई है अब समाज को। क्यों? क्योंकि ये बहुत कॉमनली एग्जिस्ट करने लग गए। तो ये जो है, इसको लीगल सैंक्शन कोर्ट ने प्रोवाइड किया है। और कोर्ट कह रहा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या कोर्ट जुडिशरी सिस्टम ये कह रहा है कि अगर दो इंडिविजुअल्स लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं और अगर उससे एक चाइल्ड
या एक कोई संतान उत्पत्तित होती है तो उसको भी एक लेजिटिमेट चाइल्ड का नाम दिया जाएगा और उसकी लीगल राइट्स हैं इन द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ द पेरेंट्स, मदर की तरफ भी और फादर की तरफ भी। तो ये क्या है, सोसाइटी ने नए मीन्स ऑफ फैमिली को अडॉप्ट कर लिया है। और अडॉप्शन का सबसे बड़ा रिफ्लेक्शन क्या होता है कि सबसे बड़ा रिफ्लेक्शन होता है लॉ के रूप में। मतलब हम किसी चीज को सोसाइटी एक्सेप्ट कर लिए तो उसके लिए क्या करती है, नियम बना देती है कि हाँ ठीक है, एडजस्टेड, एक्सेप्टेड द लिव इन रिलेशनशिप, हम उन्हें उसको एक्सेप्ट कर लिया, नाउ वी प्रोवाइडेड अ लीगल सैंक्शन। तो हमने लीगल सैंक्शन अगर उसको प्रोवाइड कर दिया है मतलब इट इज वेरी मच एक्सेप्टेड इन द सोसाइटी। ठीक है। और फिर लीगली सैंक्शन देने के साथ साथ हमने ये भी कहा कि जो चाइल्ड होगा उसमें वो लेजिटिमेट चाइल्ड है, ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ मैरिज है, इट इज अ वेरी मच लेजिटिमेट चाइल्ड और उसके लीगल राइट्स होंगे। अंडरस्टूड। तो ओके ऐसे मैम। तो ऐसी सिचुएशन में हम उसको मानते हैं कि हाँ, फैमिली का जो स्ट्रक्चर है वो इवॉल्व किया है, लिव इन रिलेशनशिप्स को भी हम एक फैमिली की कैटेगरी में हम एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है। ओके मैम। ओके, और किसी को कुछ पूछना है? ओके। नाउ मैंने कहा पेरेंटहुड की बात कर रहे थे हम लोग, तो पेरेंटहुड में गैलेंस्की नाम की एक साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने 6 स्टेजेस ऑफ पेरेंटहुड दिए हैं कि है ना, अब जैसे सपोज नए पेरेंट्स बने हैं, किसी के छोटा बेबी हुआ है, तो वो अब कैसे अपने आप को अडॉप्ट करेंगे थ्रू टू द न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप कोई सीख के थोड़ी आते हो, शादी होते ही ये थोड़ी सीखते हो कि मैं पेरेंट्स कैसे बनेंगे। नो, इट इज अ सडन चेंज विच हैपेंस टू यू। और उसके लिए आप कैसे डिफरेंट स्टेजेस में एक इंडिविजुअल उसको अडॉप्ट करता है वो हम इसमें देखते हैं। ठीक है ना। तो 6 स्टेजेस उन्होंने बताई हैं। सबसे पहले कही है इमेज मेकिंग। आप सबसे पहले अपनी इमेज को लेके बहुत अवेयर हो जाते हो कि ठीक है, आप मैं एम गोइंग टू बी अ वेरी टेरिफिक पेरेंट और मैं ऐसे करूंगा वैसे करूंगा। इमेज कॉन्शियस सबसे पहले आप एक इंडिविजुअल होता है। फिर 3 to 5 years या हम कह रहे हैं 3 to 12-13 years सेकेंड स्टेज आती है नर्चरिंग की। मतलब आप बच्चे की बेसिक नीड्स रिक्वायरमेंट्स, वो बोल रहा है ठीक से, सो रहा है, खा रहा है, पी रहा है, इनको लेके बहुत अटेंटिव रहते हो कि इज ही ग्रोइंग वेल, ही और शी ग्रोइंग वेल, उसकी सारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स, फूड, क्लोथिंग और इन सब को लेके आप बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो एंड यू आर नर्चरिंग द चाइल्ड एज टू बी ग्रो टू ग्रो एज अ आइडियलिस्टिक इंडिविजुअल इन द सोसाइटी। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, थोड़े बच्चे हो जाते हैं, जब टीन्स में आते हैं, अपने अडल्टहुड की तरफ जाने जाते हैं, तो आप हो जाते हो थोड़े अथॉरिटेटिव। आपको लगता है कहीं बच्चे बिगड़ ना जाए, है ना, तो आप थोड़ा अथॉरिटी भी रखते हो, कहाँ जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो, कितनी देर में आओगे, एवरीथिंग, है ना। यू टेंड टू बिकम मोर inclined, you tend to become more authoritative in their life। आपको पता होना चाहिए कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, राइट। फिर उसके बाद आप इंटरप्रिटेटिव हो जाते हो। एक टाइम आता है 25 to 30 years when the children become independent and they are मेकिंग देयर ओन करियर्स, दे बिकम देयर ओन लाइफ, वो अपने लाइफ को शेप देने में लगे रहते हो। तो आप इंटरप्रिटेटिव हो जाते हो, तो आप जेस्चर से समझने की कोशिश करते हो कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। आप पूछते नहीं हो, यू डोंट आस्क। आप हो जा, अच्छा बेटा फ्री हो क्या, अच्छा क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, कैसी चल रही है जॉब, वट एवर XYZ, है ना। तो आप अथॉरिटी नहीं रखते हो, आप यू नो लॉन्गर अथॉरिटेटिव, यू टेंड टू बिकम मोर इंटरप्रेटेटिव। मतलब आप इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हो कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 30 to 40 years जबकि एक इंडिविजुअल की लाइफ में आती है, तो उसके पेरेंट्स क्या हो जाते हैं, इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं। यू आर नॉट एज यंग, पेरेंट्स भी एज यंग नहीं रहते जितने वो पहले थे, तो वो थोड़ा उस पे बच्चे पे निर्भर कर देते हैं। बच्चे भी पेरेंट्स को सपोर्ट करने के लिए एक शोल्डर प्रोवाइड करते हैं। सो यू बिकम इंटरडिपेंडेंट एंड स्लोली डिपार्चर ईदर ऑफ द पेरेंट या फिर बच्चों का डिपार्चर। चिल्ड्रन बिकम टू बी मोर कह सकते हैं बिजी इन देयर लाइव्स, या पेरेंट्स नहीं रहते एंड दे बिकम मोर सबड्यूड इन देयर लाइफ। तो दोनों ही स्टेजेस हमें पेरेंटहुड की देखने मिलती है। कई बार पेरेंट्स रहते ही नहीं, तो फिर वो इस सिचुएशन में
डू यू मिस योर पेरेंट्स, है ना। तो वो वाली चीजें जो है हमें पेरेंटहुड में थ्रू आउट देयर लाइफ, एक इंडिविजुअल की लाइफ में, एक इंडिविजुअल के पेरेंटहुड में हमें 6 स्टेजेस जो है वो हमें देखने को मिलती हैं। नाउ वी कम टू रिस्पॉन्सिबल पेरेंटिंग। अगर हम पेरेंट्स बन रहे हैं तो उसमें हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी बनती हैं। ऐसा नहीं है कि अब हम पेरेंट्स, अब हमने अ, ठीक है बच्चे आ गया हमारी लाइफ में, नाउ व्हाट, हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है। इट इज जस्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वुमन टू ब्रिंग अप हर चिल्ड्रन, ऐसा नहीं है। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ द इंडिविजुअल टू टेक केयर ऑफ द फैमिली और उसको आगे बढ़ाएं, उसको रिस्पॉन्सिबल पेरेंटिंग को इन्वॉल्व करें। तो रिस्पॉन्सिबल पेरेंटिंग के मैंने 2-3 फीचर्स लिखे हैं। एक तो है क्या है, टेकिंग केयर ऑफ द बेसिक नीड्स ऑफ फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। ऑब्वियसली बेसिक फैमिली के लिए हम मानते हैं कि हमें जो डिपेंडेंट मेंबर्स हैं उनको देखभाल की जिम्मेदारी जो है वो फैमिली की ही होती है। तो हम देखते हैं पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, इफ यू ब्रॉट अ चाइल्ड इनटू दिस अर्थ, तो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स फूड, क्लोथिंग और शेल्टर वो प्रोवाइड करने का काम जो है वो पेरेंट्स करेंगे। प्रोवाइडिंग सोशल एंड इमोशनल सिक्योरिटी, बट ऑफ कोर्स भाई आप उसको सोसाइटी में इंट्रोड्यूस करेंगे, उसकी जो बेसिक इमोशनल सिक्योरिटी, कहीं वो डरता है, घबराता है, बात नहीं करता, व्हाटएवर, उन सब से भी हिचक को दूर करने का काम किसका है, पेरेंट्स का है। कि आप उसको एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें जहाँ वो सेफ फील करे, इमोशनली भी और सोशली भी। दोनों तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पेरेंट्स की होती है। नाउ क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट ऑफ लर्न एंड ग्रो, मतलब ऐसा नहीं है कि आप केवल सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, आप उसको नई चीजें सिखाएं। जब आप बच्चा कोई परिवार में पैदा होता है, उसकी सोशलाइजिंग की जिम्मेदारी पूरी तरह उसकी फैमिली की होती है। बेसिक कल्चर, लैंग्वेज, रिचुअल्स, आप जो भी चीजें हैं, वैल्यूज, ये सब आप कहाँ से सीखते हो, आप अपने परिवार से सीखते हो। तो मदर या पेरेंट्स जो हैं वो आपका फर्स्ट स्कूल होता है, हम कहते हैं इनफॉर्मल स्कूल होता है। मम्मी आपको सिखाती हैं, छोटे बच्चों को हम कहते हैं ना इंस्ट्रक्शन, बेटा ऐसे नहीं करना, फूल मत तोड़ो पाप लगेगा, या कुछ भी ऐसे नहीं करना, बड़ों को रिस्पेक्ट दो। तो आप क्या कर रहे हो, उनको एक सोशलाइजिंग के प्रोसेस में अवेयर कर रहे हो टू बी अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी, उनको अडेप्ट करने में हेल्प कर रहे हो। बच्चा अगर अडेप्ट नहीं कर रहा पा रहा, कई बार बच्चे भीड़ में देख के परेशान हो जाते हैं, तो उनको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करना जो है वो सब पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है। तो एस्टैब्लिश एंड सेट रूल्स एंड सेट एन एग्जांपल बिफोर द चिल्ड्रन, आप जैसे करोगे वैसे ही आपके चिल्ड्रन आपको इंटिमेट करेंगे। तो यू हैव टू एक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, या आपको ऐसे ही एक्ट करना है। रूल सेट करते हैं पेरेंट्स, कई बार पेरेंट्स कहते हैं बेटा इस टाइम से ये नहीं होगा, आपको शाम होते ही घर आना है, या जो भी XYZ। ये रूल्स जो हैं वो एक फैमिली को बॉन्ड करने में भी हेल्प करते हैं, उनको एक साथ होने में भी हेल्प करते हैं, और उनके एक तरीके का आइडियल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं जिससे वो बच्चे आराम से लर्न कर सके, ग्रो कर सके, उनकी प्रॉपर ग्रूमिंग हो सके। अवॉइडिंग हार्श डिसिप्लिन, जबरदस्ती पनिशमेंट, जबरदस्ती चिल्लाना, ये तरीके की पेरेंटिंग अवॉइड करनी चाहिए। एंड ट्रीट योर चाइल्ड विद रिस्पेक्ट, ऑफ कोर्स वो बच्चा है तो क्या हुआ, उसकी अपनी डिग्निटी है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, और अगर आप ही उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करने लगेंगे तो सोसाइटी या समाज में वो क्या करेगा आगे फ्यूचर में, वो अपने आप ही क्वेश्चनेबल हो जाता है। तो ऑफ कोर्स फर्स्ट डिग्निटी जो है वो हमें उस बच्चे को प्रोवाइड करनी होती है, ताकि ही बिकम्स अवेयर, सेल्फ कॉन्शियस, और उसकी जो हम कहें उसका जो ईगो है या उसकी जो पर्सनालिटी है वो कहीं पे भी हर्ट ना हो, एंड ही बिकम्स अ कॉन्फिडेंट यंग मैन इन हिज लाइफ, है ना। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? So this is more or less about family and parenthood. अगर किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज यू मोर देन वेलकम। आप में से कोई पूछना चाहता है? आप सभी बच्चों में से किसी को भी कुछ भी पूछना है मैम से? समझ में आया कि नहीं तुम लोगों को कॉन्सेप्ट? मैम आ गया समझ। आ गया समझ? ओके आ गया मैम। मैम अच्छा समझ में ओके ग्रेट।
कुछ पूछना है, मैम अच्छा कहीं समझ कोई में आया। कंफ्यूजन है तो आप पूछ। नो मैम। अच्छा थैंक यू। अच्छा मुझे बताओ, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। आप सभी को फीडबैक फॉर्म भी इसमें शेयर किया जाएगा, बट उससे पहले आपको मैम से कुछ पूछना है, कोई क्वेरी है, कुछ भी एनीथिंग यू वांट टू आस्क बेटा? आप पूछ सकते हैं। मनीषा कंवर। अमनीषा बोलो। मैम, जो आपने मेटिंग रिलेशनशिप बताया उसका एग्जाम्पल सिर्फ हस्बैंड वाइफ हो सकता है या फिर कोई और भी? बेटा आइडियली जब हम सोसाइटी में बात करते हैं तो मेटिंग रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, हस्बैंड एंड वाइफ जो हैं उनको मेटिंग रिलेशनशिप में काउंट किया जाता है। बट एज आई हैव टोल्ड यू कि वो सोसाइटी हैज ऑलवेज इवॉल्व्ड, है ना। तो हम यहाँ पे देखते हैं सेम सेक्स के बीच में भी जो मेटिंग रिलेशनशिप्स अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उसको भी हम फैमिली में कंसिडर करते हैं। तो मतलब जो आप लीगली अभी हम उसको नहीं कह सकते, बट देन जो हम गेज और इन सब की बाइसेक्सुअल्स वगैरह की बात करते हैं तो उनको भी मेटिंग रिलेशनशिप में रखा जाता है ना। बट हम लोग जब यहाँ फैमिली के कॉन्सेप्ट में या उसके रिलेशनशिप्स के बीच में हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो हम यूजुअली मेटिंग रिलेशनशिप आर बिटवीन मेल एंड अ फीमेल। ठीक है। ओके मैम। ओके, एनीथिंग एल्स? नो? और किसी को कुछ पूछना है? आई होप समझ में आ गया होगा सबको, आई एम वैसे तो अज्यूमिंग। मैंने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी है और बहुत अच्छे से डिटेल में एक एक चीज आपको क्लियर करी। Thank you, Anjali. Thank you. So should I leave the meeting? ममता मैम, नोट ऑफ करेंगे। ममता मैम, हाँ Manisha, anything else you want to ask? मैम जस्ट वन मोर क्वेश्चन कि Yes. जब हमने पेरेंटिंग स्टाइल्स पढ़ रहे थे तो वहां पे गिविंग आउट था, गिविंग इन और गिविंग चॉइसेस था। Mm-hmm. Hmm. तो आई डिडंट गॉट दैट वन पॉइंट, गिविंग इन में क्या होगा? Giving orders, मतलब कुछ पेरेंट्स होते हैं जो हमको पूछते हैं कि पूछते नहीं है, सीधे वो बोलते हैं कि आप मैं जो कह रहा हूँ मैं जो कह रही हूँ उसको आप फॉलो करिए। कई बार पेरेंट्स आप जो कहते हैं उसी हिसाब से पेरेंट्स चलते हैं, राइट। तो वो गिविंग ऑर्डर, गिविंग इन, मतलब आप जो कह रहे हैं वो आंख बंद के पेरेंट्स फॉलो कर लेते हैं, राइट। तो वो होता है गिविंग इन, बिना कंसिडर करे कि बच्चे की डिमांड वैलिड है। अंडरस्टूड? तो वो गिविंग इन है। और फिर एक पेरेंट्स होते हैं जो कंडीशंस देते हैं कि मतलब बेटा चाहो तो ऐसा कर लो, नहीं तो ऐसा कर लो। तो वो बच्चों को ऑप्शंस दे रहे हैं कि इनमें से आप कुछ भी चूज करिए। तो वो गिविंग चॉइसेस वाले पेरेंट्स होते हैं। ठीक है। मतलब गिविंग इन में वो वाले पेरेंट्स जो अपने बच्चे को फ्री छोड़ देते हैं, लाइक कि यस, वो जो हाँ कई बार पेरेंट्स होते हैं, आप देखते हैं कि वो 7-8 साल के बच्चों के पास स्कूटीज होती हैं, तो बच्चे ने डिमांड किया, उन्होंने प्रोवाइड कर दिया विदाउट क्वेश्चनिंग कि तुम्हें इतनी जल्दी स्कूटी की या की जरूरत क्यों है ना। आप देखते हैं आजकल 8-10 साल के बच्चों के पास भी सेल फोन्स होते हैं, दे डू नॉट रिक्वायर इट। आप अगर आपको क्लास ही लेनी है तो आप सिस्टम पे बैठ के क्लास लीजिए और छोड़ दीजिए मोबाइल को। बट नहीं, आजकल पेरेंट्स का फैशन या ट्रेंड बन गया है कि वो मोबाइल फोन्स देते हैं बच्चों को, है ना, 7-8 साल के ही सही। तो बच्चे ने डिमांड करी, हमने उसकी डिमांड फुलफिल कर दी। तो सच पेरेंट्स आर कॉल्ड गिविंग इन पेरेंट्स, मतलब वो जो बच्चा डिमांड कर रहा है वो हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। अंडरस्टूड? ओके मैम, आई गॉट इट। ओके, एनीथिंग एल्स? अंजलि। अब वोट ऑफ थैंक्स होंगी रचना गोस्वामी मैम, डॉक्टर रचना गोस्वामी। Good afternoon, everyone. गुड आफ्टरनून मैम। Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून मैम।
Family is the Good first afternoon, ma'am. essential cell of society. Family unit plays a critical role in our society and in the training of the generation to come. So, keeping this thought in mind, today's session was organized with the topic Social Institutes Part 1 Family. I, Dr. Rachna Goswami, on behalf of Department of Home Science, Kanodia PG Mahila Mahavidyalaya, take this opportunity to put all my gratitude in the form of words and propose vote of thanks and acknowledge the contribution of everyone. I extend my gratitude to our respected principal ma'am, Dr. Seema Agrawal, for standing as a pillar of power. I may like to express our sincere thanks to Vice Principal Science, Dr. Ratna Saxena ma'am, Vice Principal Dr. Sarla Sharma ma'am, Vice Principal Arts, Dr. Deeptima Shukla ma'am, Dean Infrastructure, Dr. Ranjula Jain ma'am. My heartfelt thanks to our resource person, Dr. Mohita Chaturvedi Sharma, Head, Department of Sociology, Kanodia PG Mahila Mahavidyalaya, for sparing her precious time from her busy schedule and sharing her knowledge with us on family, characteristics, types, changing trends in family, parenthood, parenting styles, and responsibility parenting, and conducting a wonderful interactive session with the students. I'm grateful to my faculty members, Dr. Richa Chaturvedi, Head, Department of Home Science, and Ms. Anjali Jalu for sparing their valuable time. And last but not the least, our heartfelt thanks to us for their active participation. Thank you everyone and have a nice day to all. Thank you so much, Rachna. Thank you. All the students are requested to fill the feedback form. Thank you so much once again, Monica ma'am and Rachna ji,